सूर्यपुर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव की सेठानी श्रद्धा अपनी दुकान में बैठी हुई थी। दुकान में एक अपूर्व पक्षी की प्रतिमा रखी थी, जिसकी सुंदरता किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देती। तभी वहां एक व्यापारी आया, जिसका नाम विक्रम था। वो प्रतिमा को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वाह, क्या नक्काशी है, क्या खूबसूरती है, अद्भुत अद्भुत। सेठानी श्रद्धा मुस्कुराई और बोली, लगता है तुम व्यापारी हो। विक्रम ने कहा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं अक्सर व्यापार के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाता हूँ। वैसे ये मूर्ति कितने में बेचेंगी आप? सेठानी श्रद्धा ने कहा, देखो, सुंदरता का कोई मोल नहीं होता, पर तुम्हें मैं ये मूर्ति 50 सोने के सिक्के में दे दूंगी। विक्रम ने कहा, गजब, जिसने भी ये मूर्ति बनाई है ना, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सेठानी श्रद्धा ने इतराते हुए कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। विक्रम ने भौहें चढ़ाई। हाँ, लेकिन आप तो सेठानी हैं। सेठानी श्रद्धा ने कहा, हाँ सही कहा, मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए 50 सोने के सिक्कों की थैली सेठानी श्रद्धा को पकड़ा दी और मूर्ति लेकर चला गया। कुछ देर बाद सेठानी श्रद्धा धीरे धीरे गांव की एक युवा कलाकार सुमन के घर पहुंची। सुमन उन्हें देखकर प्रसन्न हुई। मुझे आपका ही इंतजार था सेठानी जी, सुमन ने कहा। सेठानी श्रद्धा ने सुमन को 5 सोने के सिक्के पकड़ाते हुए कहा, ये लो सुमन, तुम्हारी मूर्ति 20 सोने के सिक्कों में बिकी है, बड़ी मुश्किल से बिकी, सो 10 तुम्हारे और 10 मेरे, ठीक है? सुमन हक्की बक्की रह गई। क्या क्या कह रही हैं सेठानी जी, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत सुंदर बनाई थी। सेठानी श्रद्धा ने कहा, देख सुमन, एक काम कर, किसी दिन तुम खुद अपनी मूर्ति बाजार में जाकर बेच कर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितने में बिकती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके, तो फिर कोई ऐसी सुंदर पक्षी की मूर्ति बनाकर तैयार करो, जिसे कोई एक बार देखे तो बस देखता रह जाए, चाहकर भी अपनी दृष्टि हटा ना पाए। ऐसा कुछ बनाओ तो महंगे दाम में बिके। ये क्या थी, बिक गई भला समझो। इतना बोलकर सेठानी श्रद्धा वहां से चली गई। सुमन, जो कि एक बहुत सीधी सादी और भोली इंसान थी, नहीं जानती थी कि सेठानी श्रद्धा उसे मूर्ख बना रही है। सुमन ने अपने आप से कहा, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर पक्षी की मूर्ति बनाऊंगी कि जो भी मनुष्य उसे देखेगा उससे प्रेम कर बैठेगा। इतना बोलकर सुमन मूर्ति बनाने में जुट गई। इधर सेठानी श्रद्धा अपनी हवेली में जाकर अपने बेटे कुणाल से बोली, ये लो कुणाल, 40 सोने के सिक्के हैं, इन्हें अलमारी में रख दो। कुणाल ने सोने के सिक्के लेते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, आप सुमन के साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। आप जानती हैं कि वो कितनी भोली है और वो कितनी मेहनत से मूर्ति बनाती है। सेठानी श्रद्धा हंस पड़ी। अरे, इसे भोलापन नहीं कहते कुणाल, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने सुमन से बड़ी मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखी। कुणाल ने कहा, माँ, वो आप पर विश्वास करती है। कुणाल की बात सुनकर सेठानी श्रद्धा फिर से हंसने लगी। अरे कुणाल, वो मुझ पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास करती है, और तुम फिर से सुमन की इतनी तरफदारी करने लगे। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम मन ही मन सुमन को पसंद करते हो, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो कुणाल, मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ तो बिल्कुल नहीं करूँगी। इतना बोलकर सेठानी श्रद्धा वहाँ से चली गई। अगले दिन सेठानी श्रद्धा सुमन के घर पर जाकर बोली, अरे सुमन, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है? सुमन ने कहा, सेठानी जी, कल आपकी बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी, इसलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रही हूँ जो आज तक किसी ने न बनाई हो। सेठानी श्रद्धा ने कहा,
सुमन, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगी? मेरा मतलब ये है कि मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेचकर तुम्हारा थोड़ा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बहुत सारा धन है। मैं सारी जिंदगी ना कमाऊं तो भी मेरा जीवन आराम से कट जाएगा, आराम से जीवन भर खाऊंगी। लेकिन बेटी, तुम्हारा तो कुछ न कुछ देखना पड़ेगा ना। सुमन ने एक मूर्ति सेठानी श्रद्धा को पकड़ा दी और दोबारा उसी मूर्ति को बनाने में व्यस्त हो गई। सेठानी श्रद्धा मूर्ति लेकर सुमन के घर से बाहर चली गई और अपने आप से बोली, हाँ, आज तो काफी देर हो गई। जंगल के रास्ते से चलती हूँ, बाजार जल्दी पहुँच जाऊंगी। सेठानी श्रद्धा मूर्ति लेकर जंगल के रास्ते से चल दी। वो आधे रास्ते ही पहुंची थी कि तभी एक घुड़सवार जो वहां से गुजर रहा था अचानक सेठानी श्रद्धा को देखकर रुक गया। सेठानी श्रद्धा ने देखा कि वो युगपुर राज्य के राजकुमार वीरेंद्र थे। राजकुमार वीरेंद्र सेठानी श्रद्धा की ओर देखकर बोले, मैं युगपुर राज्य के महाराज भास्कर का पुत्र राजकुमार वीरेंद्र हूँ। आपको कौन नहीं जानता सेठानी जी। ये आपके हाथों में मूर्ति तो बहुत सुंदर है। क्या इस मूर्ति को आपने बनाया है? सेठानी श्रद्धा ने कहा, हाँ राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अगर ये मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो ये मूर्ति मैं आपको भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। राजा वीरेंद्र ने कहा, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आया हूँ। कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बहुत ही सुंदर पक्षी की मूर्ति देखी थी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वो मूर्ति को इसी गांव से लेकर आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर दिव्य पक्षी की मूर्ति बनवानी है और वो मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बना सकती हो? सेठानी श्रद्धा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं स्वयं सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव में आऊंगा। सेठानी श्रद्धा ने कहा, ठीक है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और क्यों नहीं राजकुमार, मैं इस गांव की सेठानी हूँ। आप 10वें दिन मेरी हवेली में आ जाना। सेठानी श्रद्धा की बात सुनकर राजकुमार वीरेंद्र मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अगले दिन सेठानी श्रद्धा सुमन के घर पर जाकर उससे बोली, सुमन, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर पक्षी की मूर्ति बनवाना चाहता है। ये सुनकर सुमन खुश होते हुए बोली, अरे वाह, तब तो समझ लीजिए सेठानी जी, काम हो गया। मतलब क्या है ना कि मैं एक सुंदर पक्षी की ही मूर्ति बना रही हूँ। सेठानी श्रद्धा ने कहा, अच्छा, तो ये कब तक तैयार हो जाएगी? सुमन ने कहा, सेठानी जी देखो, 8 दिन के अंदर मूर्ति बनाकर मैं आपको दे दूंगी। 8? क्या बात है? सेठानी श्रद्धा ने कहा, ठीक है सुमन, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार चाहिए। और हाँ, इस मूर्ति के लिए मैं बाजार में बेचकर तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगी। इतना बोलकर सेठानी श्रद्धा वहाँ से चली गई और सुमन दिन और रात उस सुंदर पक्षी की मूर्ति को बनाने में मेहनत करने लगी। 8वें दिन सुमन अपनी बनाई हुई सुंदर पक्षी की मूर्ति को गौर से देख रही थी। अरे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मूर्ति मैंने बनाई है। वाह, ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ति नहीं बल्कि एक जीता जागता दिव्य पक्षी है। वाह सुमन, वाह, क्या कारीगरी की है। तभी वहाँ पर सेठानी श्रद्धा आ पहुँची और मूर्ति को देखकर आश्चर्य से बोली, अरे सुमन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उम्दा प्रदर्शन। अरे, तुमने मूर्ति तो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर बनाई है। गजब कर दिया बहन, बहुत सुंदर। सुमन ने कहा, सेठानी जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेठानी श्रद्धा ने कहा। चलो तो सुमन, लाओ इस मूर्ति को अब मुझे दे दो। सुमन ने मूर्ति को सेठानी श्रद्धा को दे दिया। सेठानी श्रद्धा उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली आ गई। मूर्ति को देखकर सेठानी श्रद्धा का बेटा कुणाल आश्चर्य से बोला, वाह माँ, इस बार सुमन ने मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाई है। सेठानी श्रद्धा ने कहा, हाँ कुणाल, मगर वो मूर्ख ये नहीं जानती कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। कुणाल ने कहा, माँ, फिर तो आपको ये बात सुमन को बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी कि इस मूर्ति को सुमन ने बनाया है। सेठानी श्रद्धा ने गुस्सा किया। ध्यान रखना कुणाल, गलती से भी राजकुमार के सामने ये मत बोल देना कि इस मूर्ति को सुमन ने बनाया है। बड़ी आई, अरे क्योंकि मैंने राजकुमार से यही कहा है कि ये मूर्ति मैं बनाती हूँ। सेठानी श्रद्धा नहीं जानती थी कि कक्ष की खिड़की के बाहर गांव का मदन नाम का व्यक्ति उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था। वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है। मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूंगा और इसे युगपुर राज्य में जाकर बेच दूंगा। मुझे बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। रात के समय मदन आहिस्ता से दबे पांव हवेली में घुसकर उस मूर्ति को चुराकर जंगल में स्थित एक तालाब की ओर ले गया। हाँ, रात यही तालाब के पास गुजार लेता हूँ। सुबह उस मूर्ति को युगपुर राज्य में ले जाकर बेच दूंगा। अगली सुबह जब सेठानी श्रद्धा की आंख खुली तो मूर्ति को गायब देखकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ी और सेठानी श्रद्धा गुस्से से कुणाल से बोली, कुणाल कुणाल कुणाल, मैं समझ गई, उस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि सुमन ने चुराया होगा। उस नालायक को शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई हुई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। तभी राजकुमार वीरेंद्र सैनिकों के साथ आ पहुँचे। सेठानी श्रद्धा, हम आ गए हैं। मूर्ति लाओ, बन गई है ना? सेठानी श्रद्धा ने घबराते हुए कहा, क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति को कल बनाकर तैयार कर दिया था, परंतु मूर्ति मिल ही नहीं रही है। लगता है कोई चुरा कर ले गया है। राजकुमार, मैं क्षमा चाहूंगी, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए हमें। राजकुमार ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा के अंदर अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूँ। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूँ। मुझे किसी भी हालत में सुंदर दिव्य पक्षी की मूर्ति चाहिए। अगर मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे? इतना बोलकर राजकुमार गुस्से से वहां से सैनिकों के साथ चले गए। सुमन रोते हुए अपने आप से बोली, हे भगवान, अब एक रात में मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? तभी वहां पर कुणाल आ पहुंचा और सुमन से बोला, सुमन, सुमन, इन सब का कारण मेरी माँ है। सुमन ने कहा, क्या मतलब? अरे सुमन, मेरी माँ अब तक तुम्हें ठग रही थी। वो तुमसे मूर्ति ले जाकर बाजार में सोने के दाम में बेच रही थी और तुम्हें न के बराबर धन पकड़ा देती थी। सुमन, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति युगपुर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आ गई, मगर माँ ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया और उसी राजकुमार ने माँ को एक दिव्य पक्षी की मूर्ति बनाने के लिए बोला था। राजकुमार यही समझता है कि मूर्ति तुम नहीं, मेरी माँ बनाती है। तुमने मेरी माँ को दिव्य पक्षी की मूर्ति बनाकर दी, मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का ही मदन नाम का व्यक्ति घर में दबे पांव घुसा और चुपके से उस दिव्य पक्षी की मूर्ति को उठाकर जंगल की तरफ चला गया। ये सुनकर सुमन बुरी तरह से चौंक पड़ी।
ओह, क्या इसके बारे में तुम्हारी माँ जानती हैं? कुणाल ने कहा। नहीं, मैंने माँ को जानबूझकर नहीं बताया था कि मूर्ति किसने चोरी की, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि माँ तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा देगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना आक्रोशित हो जाएंगे कि वो माँ को जान से मारने की धमकी दे डालेंगे। सुमन सुमन, अभी भी समय है, तुम जंगल में चली जाओ। हो सकता है मदन अभी युगपुर राज न पहुंचा हो, तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। सेठानी श्रद्धा गांव के लोगों की भीड़ लेकर सुमन के घर पर पहुंच गई। अपने घर पर इतनी सारी भीड़ देखकर सुमन घबराते हुए बोली, क्या हुआ सेठानी जी? सेठानी श्रद्धा ने कहा, ए, बनो मत सुमन, सीधी तरह से बता दो कि वो मूर्ति कहाँ है। अरे, तुम्हारी वजह से राजकुमार वीरेंद्र मुझे धमकी देकर गया है। सुमन ने कहा, राजकुमार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सेठानी श्रद्धा ने कहा, अरे, तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार से किया था, परंतु कल रात वो मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई है। सुमन ने कहा, आहा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। तभी सेठानी श्रद्धा गांव के लोगों से बोली, वाह 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 वाह, देखो भाइयों देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। एक तो इसकी मूर्तियाँ कोई कौड़ियों के दाम नहीं खरीदता, मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे बाजार में बेचती हूँ ताकि इसका घर चल सके, और इसने मेरे साथ क्या किया देख रहे हो। तभी एक गांव वाला सुमन से बोला, देखो सुमन, अगर तुम्हारी वजह से सेठानी जी को कुछ भी हुआ ना, तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। सुमन ने रोते हुए कहा, अरे अरे, मेरा विश्वास कीजिए सेठानी जी, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं भला मूर्ति को क्यों चुराऊंगी? सेठानी श्रद्धा ने कहा, अरे, मुझे क्या पता क्यों चुराएगी, मैं कुछ नहीं जानती। कल मुझे वो मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना बोलकर सेठानी श्रद्धा गांव के लोगों के साथ वहां से चली गईं। कुणाल की बात सुनकर सुमन तुरंत जंगल की ओर चल दी। इधर मदन युगपुर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो गुफा तक पहुंचा ही था कि तभी एक बूढ़े सैनिक की नजर मदन पर पड़ी। मदन के हाथ में एक सुंदर दिव्य पक्षी की मूर्ति देखकर वो बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और अपने बगल में खड़े हुए सैनिकों से बोल पड़ा, जाओ, जाकर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और उसे यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत मदन को गिरफ्तार करके बूढ़े सैनिक के पास ले आए। मदन सैनिकों को देखकर घबरा गया। मैं एक व्यापारी हूँ। बूढ़े सैनिक ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले ये बताओ, तुम्हें ये मूर्ति कहाँ मिली? अरे मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये मूर्ति कल रात सेठानी जी के घर से चुराई थी। अरे मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पर सुमन मदन को ढूंढते हुए आ पहुँची और उस मूर्ति को देखकर उस बूढ़े सैनिक से बोली, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने बनाकर सेठानी जी को दिया था। कल रात ही इस मूर्ति को इसने चोरी कर लिया। यही मूर्ति तो है मेरी। ये सुनकर बूढ़ा सैनिक बुरी तरह से चौंक पड़ा और सैनिकों से बोला, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। कुछ ही देर में मदन और सुमन मूर्ति सहित गुफा के अंदर महाराज भास्कर के सामने खड़े हुए थे। उस मूर्ति को देखकर महाराज भास्कर बुरी तरह से चौंकते हुए बोले, ये तो मेरा राजकीय पक्षी अमृतपंखी की मूर्ति है। अमृतपंखी कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखा गया था, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं मिला। तब से मैं हर वर्ष इस गुफा में आता हूँ और अपने राजकीय पक्षी अमृतपंखी को खोजता हूँ। तभी महाराज भास्कर का पुत्र राजकुमार वीरेंद्र वहां आ पहुंचा। पिताजी, ये मूर्ति तो इस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाली एक सेठानी ने बनाई है। लगता है ये दोनों चोर हैं, क्योंकि सेठानी बता रही थी कि मूर्ति उनके घर से चोरी हो गई है। तभी सुमन राजकुमार वीरेंद्र से बोली,
नहीं नहीं, नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन ये मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही सेठानी जी को ये मूर्ति बेचने के लिए दी थी। मैं ही मूर्तियां बनाती हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि सेठानी जी मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचती हैं और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देती हैं। महाराज भास्कर सुमन की ओर देखकर गौर से बोले, क्या तुमने मेरे राजकीय पक्षी अमृत पंखी को देखा है? सुमन ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपके पक्षी को नहीं देखा। सेठानी जी ने मुझे एक दिव्य पक्षी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने तो अपनी कल्पना से इस मूर्ति को बनाया है। महाराज भास्कर ने कहा, झूठ बोलती हो तुम। मेरे पक्षी को बगैर देखे हूबहू उसकी मूर्ति कैसे बना सकती हो? पिताजी, ये झूठ बोल रही है। मूर्ति इसने नहीं बल्कि सेठानी ने बनाई है। अगर सेठानी ने इस मूर्ति को बनाया है तो सेठानी ने अमृत पंखी को कहाँ देखा है? राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, जाओ सेठानी श्रद्धा को पकड़कर गुफा की ओर ले आओ। कुछ ही देर में सैनिक सेठानी श्रद्धा को पकड़कर गुफा में ले आए। राजकुमार वीरेंद्र सेठानी श्रद्धा की ओर देखकर बोला, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? सेठानी श्रद्धा ने कहा, हाँ राजकुमार, ये वही मूर्ति है। राजकुमार वीरेंद्र ने कहा, तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है जिसका नाम सुमन है, वो बता रही है कि इस मूर्ति को उसने बनाया है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम बनाती हो। चलो अब सच सच बताओ कि इस मूर्ति को किसने बनाया है? सेठानी श्रद्धा ने कहा, राजकुमार, इसमें भला कैसा संशय? इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। अरे ये सुमन झूठ बोल रही है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से इस मूर्ति को चुराया है। यही चोर है। तुम जानती हो ये मूर्ति मेरे राजकीय पक्षी अमृत पंखी की है। अगर तुमने इस मूर्ति को बनाया है तो फिर तुमने अमृत पंखी को कहाँ देखा है? महाराज भास्कर ने अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से से सेठानी श्रद्धा से बोला, चलो अब बताओ, कहाँ है मेरा पक्षी? ये सुनकर सेठानी श्रद्धा बुरी तरह से घबरा गई। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, ये सुमन सही बोल रही है। अरे मूर्ति मैंने नहीं बल्कि सुमन ने बनाई है। बल्कि मैं तो सुमन के साथ हमेशा से धोखा करती आई हूँ। सुमन की बनाई हुई मूर्तियाँ मैं बहुत महंगे दामों में बेचती हूँ और सुमन को कुछ नहीं देती। सेठानी श्रद्धा ने इतना ही कहा था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ अमृत पंखी की मूर्ति असली अमृत पंखी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अमृत पंखी ने कहा, महाराज भास्कर बरसों बाद अपने राजकीय पक्षी को देखकर प्रसन्न हो गए। तभी सेठानी श्रद्धा का बेटा कुणाल सेठानी श्रद्धा से बोला, माँ, आपसे कहा था ना मैंने कि सुमन के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी ना। धोखे का अंजाम बुरा ही होता है माँ। सुमन राजकुमार वीरेंद्र से बोली, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनके बेटे का क्या होगा? देखा तुमने, तुम जिसे अब तक लूटती आई थी उसी ने तुम्हारी जान बचाई। मैं केवल इस सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान बख्शता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से वर्षों बाद मेरे पिता को उनका राजकीय पक्षी मिला है। जाओ। राजकुमार ने उसी समय मदन को कारागार में डलवाने का आदेश दे दिया और महाराज भास्कर ने सुमन को उसी समय ढेर सारी सोने की मुद्राएं देकर गुफा से विदा कर दिया और अपने राजकीय पक्षी को लेकर महल चले गए।